लद्दाख के लोगों को क्यों याद आ रहा है अनुच्छेद 370? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बन गई है मोदी सरकार के गले की हड्डी? क्या कॉरपोरेट के दबाव में लद्दाख में 6वीं अनुसूची लागू नहीं करना चाहती मोदी सरकार? मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। नमस्कार। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए राज्य को 2 हिस्सों में बांटा था तो लद्दाख में जश्न मनाया गया। लद्दाख के लोगों को लगा था कि अब वे आदिवासी क्षेत्र को अधिकार देने वाली संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य के बतौर विकास की नई इबारत लिखेंगे। लेकिन 6 साल बाद तस्वीर उल्टी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लद्दाख की पहचान बन चुके सोनम वांगचुक, जो इन्वेंटर हैं, साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं और एक गांधीवादी आंदोलनकारी हैं, उन्हें सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। ध्यान दीजिए, देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार। हमेशा शांत रहे लद्दाख में 24 सितंबर को हिंसा भड़क गई थी। पुलिस की गोली में 4 लोग मारे गए। उन नौजवानों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं और उस समय सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे 15 दिनों से। 35 दिन तक अनशन करने की योजना थी। मांग वही, पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, 6वीं अनुसूची लागू करिए। लेकिन सरकार ने सारा ठीकरा सोनम वांगचुक पर फोड़ दिया है कि उनकी वजह से हिंसा हुई, उनकी वजह से नौजवान सड़कों पर आए। और अब जब सरकार का ये रुख देख लिया है लद्दाख के लोगों ने, तो लेह एपेक्स बॉडी LAB के सह अध्यक्ष और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के चीफ चेरिंग टोरजे लकरूक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी गूंज पूरे देश में है। उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है, हम अनुच्छेद 370 को कोसते थे, लेकिन यह हमारी रक्षा करता था। अब लद्दाख पूरे देश के लिए खुल गया है, बिना किसी सुरक्षा के। उन्होंने बताया कि पहले शिक्षा पूरी करने वाले युवा नौकरियां पा जाते थे, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जो गुलामी जैसा है। काउंसिल्स यानी जो हिल काउंसिल्स हैं, वो लगभग निष्क्रिय हो गई। लकरूक ने यह भी कहा कि बाहरी अधिकारी 2 साल में आते जाते हैं, लद्दाख की कठोर जिंदगी समझे बिना फैसले करते हैं। यानी जिस अनुच्छेद 370 को बीजेपी ने पूरे देश में बदनाम किया था, उसके महत्व को अब लद्दाख के लोग समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि इस अनुच्छेद की वजह से उनकी जमीनें, उनकी संस्कृति लंबे समय से महफूज थी, जिस पर अब खतरा पैदा हो गया है। उनकी जमीनों पर, उनके संसाधनों पर इस देश की कई कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनकी निगाह है और मोदी सरकार उनके हक में काम कर रही है। बीजेपी ने पूरे देश में अनुच्छेद 370 को बदनाम किया था और जब यह हटा तो पूरे देश में जश्न मना, जैसे बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो गई। जबकि इसे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने एक शर्त के तौर पे पेश किया था भारत के साथ विलय करने के लिए। वो जानते थे कि यहाँ की जमीनें, यहाँ की पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति की अगर सुरक्षा नहीं की गई तो जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। इस विशेष प्रावधान को माना गया। बीजेपी ने इसके लिए हमेशा पंडित नेहरू को कोसा, जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो, जबकि इस अनुच्छेद के असल निर्माता थे सरदार पटेल। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 370 पारित हुआ तो नेहरू जी देश में नहीं थे। सरदार पटेल ने पारित कराया, कांग्रेस पार्टी को सहमत कराया, क्योंकि इसके बिना कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता था। क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था कि जो भी राज्य हैं, जो रियासतें हैं, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, जो थी तो अंग्रेजों के छत्र छाया में, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी रियासतों के जो राजा थे, शासक थे, वो अपना पूरा प्रशासन संभालते थे। उनको अंग्रेजों ने कहा था कि चाहे भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में, और चाहे आजादी से रहो। तो हरि सिंह चक्कर में थे कि न पाकिस्तान न भारत, बीच में एक स्विट्जरलैंड बनाए।
लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। कबायली जिन्हें कहा जाता है, हालांकि पाकिस्तानी सेना थे। तो जब उन्होंने विलय पर हस्ताक्षर किए तभी भारत की सेना उनकी सुरक्षा कर सकती थी, उसके पहले उसको कोई अधिकार नहीं था। बहरहाल, तो 370 वो वजह थी जिससे जम्मू कश्मीर भारत के साथ आया। पर बीजेपी का प्रचार एकदम उल्टा था। इसके कारण बाहरी लोग राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, ना ही नौकरियां कर सकते थे। तो बीजेपी ने इसे यूं प्रचारित किया जैसे ये राज्य कहीं भारत से अलग है, जबकि ऐसे ही तमाम प्रावधान उन तमाम राज्यों में हैं जो 6वीं अनुसूची में आते हैं या पहाड़ी राज्य हैं। हिमाचल में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड में भी जमीन खरीदने पर बाहरी लोगों में को बहुत सीमित जमीन आप ले सकते हैं। 6वीं अनुसूची लागू है, असम में लागू है, मिजोरम में लागू है, त्रिपुरा में लागू है, नागालैंड में लागू है, ताकि स्थानीय संस्कृतियां बची रहें, वहां के जल जंगल और जमीन की लूट ना हो। लेकिन इसे 370 इन्हीं सब वजहों से जो थी उसको निशाना बनाया गया। अब स्थानीय लोगों को समझ में आ रहा, लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, वो उसे भी इसी छत्र छाया में सुरक्षा मिली थी। फिर 19 में जैसा मैंने बताया, केंद्र सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। 2 प्रदेश बना दिए काटकर, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ये पहली बार हुआ कि किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित राज्यों में बदला गया या राज्य में बदला गया। वादा था विकास का, लेकिन अब लोग कहते हैं कि वादा धोखा बन गया। सरल शब्दों में कहें तो अब कोई भी बाहरी व्यक्ति लद्दाख में जमीन खरीद सकता है, जंगल काट सकता है, पहले नहीं कर सकता। जल संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण था पहले, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के बाद सब कुछ केंद्र सरकार के अफसरों पर। लोग डर रहे हैं कि कॉरपोरेट्स आकर खनन करेंगे, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, टूरिज्म के नाम पर लूट मचा देंगे। बाकी भारत में सोलर प्रोजेक्ट क्यों कुछ इस तरह पेश किया जाता है जैसे तमाम समस्याएं इससे हल हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां सोलर प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर लगे हैं वहां का तापमान बढ़ गया है। और लद्दाख में अगर तापमान बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां का जो पूरा जो बर्फ है वो तेजी से पिघलेगी और वो काफी खतरनाक हो सकता है। अब इन सब से बचाव का एक ही तरीका है कि राज्य को 6वीं अनुसूची में डाला जाए। 97% लोग यहाँ पर ट्राइबल हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको अधिकार भी है। और तमाम दूसरे आदिवासी इलाकों की तरह यहाँ भी फिर पूरा अधिकार जो काउंसिल्स हैं, हिल काउंसिल से उनको मिल जाएगा। वो उनके इजाजत, उनकी मंजूरी के बिना कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा, कोई पर्यावरण को नुकसान करने वाला काम नहीं कर पाएगा। और बीजेपी इसी से डरती है। हालांकि बीजेपी अरसे से खुद ये वादा करती रही है, लेकिन 1.5-2 साल पहले उसने अपना रुख बदल लिया। यही वजह है कि सोनम वांगचुक 6वीं अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हुए आंदोलन लगातार कर रहे थे। कई बार अनशन किया उन्होंने, दिल्ली तक की पदयात्रा भी की। लोगों में उनकी काफी साख। सोनम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता है। जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी उन्हें मिला है। लद्दाख को कॉरपोरेट लूट से बचाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, ये एक संस्था भी बनाई है। युवाओं को स्थानीय समस्याओं के हल सिखाए जाते हैं वहां। उनकी मांग है कि राज्य का दर्जा दो, 6वीं अनुसूची दो। ये सब सरकार को खटक रहा है। और जब समझ में आया कि सोनम वांगचुक की बड़ी साख है, तो फिर उनकी साख पर ही प्रहार किया गया है, उन्हें देशद्रोही बताकर। वांगचुक ने कहा है कि ये कॉरपोरेट को रोकने का हथियार है 6वीं अनुसूची, लेकिन सरकार कह रही है कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या पाकिस्तानी कनेक्शन है, अभी हम बताते हैं। 26 सितंबर 2025 को लेह से उठाकर वांगचुक को जेल भेज दिया गया, देशद्रोह का केस लगाया। जाहिर है उनकी गिरफ्तारी से राजनीति गर्मा गई। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के हमले के शिकार। लद्दाखियों ने आवाज मांगी, बीजेपी ने 4 युवाओं की हत्या की और सोनम वांगचुक को जेल में डाला। हत्याएं बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकियां बंद करो, लद्दाख को आवाज दो 6वीं अनुसूची। राहुल ने यह भी कहा कि लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने मांग की कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले। विपक्ष ने इसे राजनीतिक दमन बताया है। यानी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का आरोप
सीने में घोंपे गए खंजर की तरह, क्योंकि वो लगातार देश के हित में बात करते रहे। उन्होंने सेना के लिए कुछ ऐसे टेंट बनाए हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, और जहां पर -40 डिग्री तापमान हो जाता है, वहां पर सेना के जवान 15 डिग्री के तापमान में आसानी से रह सकते हैं। उनकी पत्नी है गीतांजलि जंग, उन्होंने अभी द वायर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को अपराधी जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वे देशभक्त हैं। आर्मी के लिए उन्होंने सोलर टेंट बनाए, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया, पाकिस्तान का कनेक्शन का झूठा आरोप उन पर लगा है। वो उन्होंने कहा है कि सोनम एक संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट सेमिनार में गए थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे कहा जाए कि ये कोई पाकिस्तानी कनेक्शन। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का सबसे बुरा रूप है, हम भारत और सत्य के साथ। लेकिन राष्ट्रीय मशीनरी उनकी इमेज खराब करने पर लगी। उन्होंने जो तमाम FCRA यानी विदेश से पैसा लेने वगैरह के जो आरोप हैं, उन सबको साजिश बताया। अब बड़ा सवाल यह है कि छठी अनुसूची की मांग छोड़ने का दबाव क्यों डाला जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि सरकार बातचीत के बहाने देरी कर रही है। LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 6 साल से छठवीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र कहता है डायलॉग चल रहा है, यानी संवाद बातचीत हो रही। लेकिन लोगों की नजर में यह डायलॉग कुछ फिल्मी डायलॉग जैसा है, जिसका ताली तो मिलती है जिसके बोलने पर, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलता है। सरकार का तर्क है कि वांगचुक ने हिंसा भड़काई, लेकिन LAB की ओर से कहा गया है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, प्रार्थनाओं से शुरू हुआ था, फिर पुलिस ने जो दमन किया उसके खिलाफ नौजवान भड़क उठे। एक और कारण है, हिल काउंसिल का चुनाव जल्द होने जा रहा है। सरकार डरती है कि मांगे पूरी न होने से बीजेपी हार जाएगी, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। छठी अनुसूची देने से लोकल काउंसिल्स को पावर मिलेगी, जो कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स को रोक देगी। लेकिन केंद्र तो सीधा कंट्रोल चाहता है, खासतौर पर चीन का बॉर्डर देखते हुए। तो क्या देशद्रोह का आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है? मोदी राज में स्थिति तो यही है। अगर आप बीजेपी में हैं तो ठीक है, वरना आप देशद्रोही हैं, खासतौर पर अगर आप आवाज उठाते हैं। ये सीधे सीधे तानाशाही। पर तानाशाही कोई नई बात नहीं है। हर तानाशाह ऐसा ही सोचता है और फिर अंत में किसी कब्र में करवटें बदलता है। मंगलेश डबराल की एक कविता है तानाशाह, हिंदी के बड़े कवि अब दिवंगत। उसकी अंतिम लाइन में वो कहते हैं कि इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।